हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास आराधन जी के पर। तो आज स्टार्ट करें हम अपनी आज की एक और क्लास, जिसमें हम हिंदी टीजीटी और पीजीटी के लिए एस्टेट की क्लास करने, एस्टेट के लिए जो हिंदी टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लासेज हैं उनको कर रहे हैं। स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज की कल की क्लास में हमने आदिकाल के इतिहास के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में आदिकाल का काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास से। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है उसमें 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। प्रथम पद्धति में साहित्यहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया है, जिसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। जिसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जानते हैं। आचार्य शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा के साहित्यहासों में इसे अपनाया गया है। इनको कहाँ पे अपनाया गया? आचार्य शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा के साहित्यहासों में इसे अपनाया गया है। द्वितीय पद्धति में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत मानी गई है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी प्रसिद्धि के इतिहास में इसी का अनुकरण किया गया है। तृतीय पद्धति में साहित्य का विभाजन विधा क्रम में किया गया है। द्वितीय पद्धति में केवल 3 ही युगों की कल्पना की है, और तृतीय पद्धति में साहित्य का विभाजन विधा क्रम से किया जाता है। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास को वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक खंडों में उपलब्ध साहित्यहास ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। चतुर्थ पद्धति ऋजु पद्धति है। इसमें शुद्ध काल विभाजन के अनुसार वस्तुगत विभाजन को यथार्थ माना गया। चतुर्थ पद्धति कौन सी है? ऋजु पद्धति। इसमें शुद्ध काल क्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया। जो डॉक्टर ग्रियर्सन है उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन को स्पष्ट निर्देशन किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन किस प्रकार है? चारण काल 700 से 1400 ईस्वी, 15वीं शताब्दी की धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जैशी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास। रीतिकाल है 1580 से 692, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्तियाँ 600 से 1700। ये डॉक्टर ग्रियर्सन के काल विभाजन के अनुसार हैं। 18वीं शताब्दी का काल विभाजन 1700 से 1800 ईस्वी माना है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विविध ज्ञात कवि हैं। अब जानते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल संवत 700 से 1400 विक्रम संवत तक माना है। माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 तक। अलंकृत काल 1681 से 1889 तक। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी तक। और वर्तमान काल माना है संवत 1926 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काल विभाजन किया है और इसके अलग अलग नाम दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से जाना है, जो और इनका काल विभाजन सर्वाधिक माना गया है। 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900। और आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984। आदिकाल को वीरगाथा काल माना है इन्होंने, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल 1900 से 1984 ईस्वी तक माना है।
साहित्य के काल विभाजन में हम अब करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन के अनुसार उन्होंने किस समय को किस किस उसमें बांटा है। संधि काल 750 से 1000 ईस्वी तक, चारण काल संवत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल संवत 1900 से। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन आदिकाल संवत 1000 से 1350 तक, भक्ति काल 1350 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से संवत 1900 से आगे। आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन, अब ये हमने महत्वपूर्ण उनके काल विभाजन देखिए। अब जो सबसे अधिक सर्व प्रचलित और आदर्श काल विभाजन है उनको जान लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा मानी है 700 से 1450 ईस्वी पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल 1450 से 1750 ईस्वी उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1750 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आगे, भारतेंदु युग 1850 से 1900। भारतेंदु युग को कब से कब तक माना है? 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग को 1900 से 1918 तक। छायावादी युग को 1918 से 38 तक। प्रगति प्रयोगवाद नवयुग को 1938 से 1953 तक, और नई कविता नवलेखन युग को 1953 ईस्वी से आगे तक। अब ये तो हमने आदिकाल के काल विभाजन पढ़े। अब आदिकाल के नामकरण के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्याहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसमें आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसे मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहकर पुकारा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल शंकरतायन ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल माना है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल शंकरतायन ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसायन ने जयकाल, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। हिंदी के आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने बीज वपन काल कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। महापंडित राहुल शंकरतायन ने शरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। जो पंडित राहुल शंकरतायन उन्होंने शरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा की रचनाओं का संपादन राहुल शंकरतायन, जो सरहप्पा की रचनाएं हैं उनका संपादन राहुल शंकरतायन ने किस नाम से किया है? दोहा कोश नाम से किया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल शंकरतायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिबदर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिबदर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेना कृत सर्वाकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यहासिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में सर्वाक धर्म का वर्णन किया गया। देवसेन कृत जो सर्वाकाचार है हिंदी की प्रथम साहित्यहासिक रचना मानी गई। इसके 250 दोहों में सर्वाक धर्म का वर्णन है। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा से था। प्रथम सिद्ध सरहप्पा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। जो प्रथम सिद्ध सरहप्पा 8वीं शताब्दी में थे ये सहज जीवन पर बहुत अधिक देते, इन्हें सहजयान का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। सिद्ध कवियों ने नृत्य, भावना, कर्मयोग, सहज शून्य समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया और वर्णाश्रम की व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। सिद्धों ने सांध्य भाषा शैली में रचनाएं की है। कई बार ये पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा कैसी है? उनकी भाषा सांध्य भाषा शैली में रचना की है। सांध्य भाषा वस्तुतः
अतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली को उल्टभाषियाँ कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का परिवर्तन किया है। इन्होंने ब्रह्मचार्य, वाक्संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मंदमास के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। गोरखनाथ मसेंद्र नाथ के शिष्य थे। मसेंद्र नाथ जालंधर नाथ के शिष्य थे। जो गोरखनाथ था वो मसेंद्र नाथ के शिष्य थे और मसेंद्र नाथ जालंधर नाथ के शिष्य थे। ईला पिंगला नाद बिंदु की साधना, षड चक्कर बोधन, शून्य चक्कर, कुंडलीन का प्रवेश आदि नाथों की अतः साधनात्मकता के प्रमुख हैं। सांध्या भाषा या उल्ट भाषा शैलियों का प्रयोग इन्होंने भी किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी में लिखा गया है। यह सत्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। जो जैन मतवालियों का अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी में लिखा है, यह साहित्यिक प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की है, जिसमें नाथों की तरह अतः साधनात्मक, उपदेशात्मक, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्राय दोहों में रचित है। मुक्त काव्य, जिसमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रयोग किया गया है। आगे के नामकरण हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।